अब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। पॉइंट 1 से 2 डैश तक हमारा कंप्रेसर वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। यहाँ से हमारी सक्शन लाइन हो गई। कंप्रेशर में हमारी ड्राई सेचुरेटेड वेपर जाती है और ये पॉइंट 2 तक जाती है। पॉइंट 2 के बाद हमारा कंडेंसर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होने के कारण जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट 3 के बाद हमें प्योर लिक्विड मिलने लगता है। पॉइंट 3 सेचुरेटेड लिक्विड पर आता है। इसके बाद हमारा एक्सपांशन डिवाइस है। एक्सपांशन डिवाइस में जो एंथैल्पी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और इसके बाद आती है हमारी एवेपोरेशन लाइन। यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है और जिस भी चीज़ में से हमें हीट निकालनी होती है वहाँ की हीट ये रेफ्रिजरेंट ले लेता है और यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो यहाँ पर जो हीट निकाली गई है उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और कंप्रेसर को चलाने के लिए कुछ वर्क लगता है जिसे हम W से शो करते हैं। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो होगा QL इज इक्वल टू H1 माइनस H4। और जो कंप्रेसर चलाने के लिए वर्क डन लगेगा वो होगा W इक्वल टू H2 माइनस H1। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा वो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, जिसकी वैल्यू होगी H1 माइनस H4 डिवाइड बाय H2 माइनस H1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि मास फ्लो रेट क्या होगी, तो इसके लिए सपोज हमें क्यूएल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पढ़ने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए 1 किलोग्राम पर सेकेंड स्टीम की या फिर रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यूनिट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो रेफ्रिजरेंट के मास की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1 डिवाइड बाई क्यूएल। 1 डिवाइड बाई क्यूएल किलोग्राम पर सेकेंड। तो इसी तरह से अगर हमारे पास क्यूएल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो मास की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी क्यूएल डिवाइड बाई क्यूएल इक्वल टू एम किलोग्राम पर सेकेंड। तो इस तरह से हम किसी भी VCRS सिस्टम में जो भी मास फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।